टेंशन फोर्स, देखो टेंशन और इसको हम टेंसाइल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन कहाँ अपीयर होता है समझना। अगर आप किसी रॉड को, वायर को, थ्रेड को, रोप को खींचते हो बाहर की तरफ, उसको जब पुल करते हो, ठीक है, तो उस केस में इन ऑब्जेक्ट्स, मतलब रॉड, वायर, थ्रेड, रोप, जब इनको खींचोगे तो इनके अंदर टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है, राइट। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। से एक थ्रेड से आपने एक हैवी ब्लॉक को लटका के रखा, तो क्या होगा बोलो? ये हैवी ब्लॉक बिकॉज ऑफ इट्स वेट नीचे आना चाहेगा, तो नीचे आने के कारण क्या होगा, ये जो रोप होगी या थ्रेड होगा वो एकदम टाइट हो जाएगा, वो खींच जाएगा, उस पर बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, राइट। ऐसे दो ब्लॉक है, इनको आपने एक रोप से या थ्रेड से बांध दिया और इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचते हो, तो क्या होगा? आपने इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचा तो डेफिनेटली ये भी साथ में जाएगा। तो क्यों जाएगा सोचो, जब आपने उसको आगे की तरफ खींचा, राइट, ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो उस केस में इसको आगे बढ़ाने के लिए इस पर भी फोर्स की जरूरत है। तो जैसे आप इसको खींचोगे ब्लॉक को, वैसे बीच का जो थ्रेड है या जो रोप है उसमें टेंशन आ जाएगा, उसमें खिंचाव आ जाएगा। ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा है एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये ब्लॉक उसको दूसरी तरफ खींचेगा, तो बीच का जो थ्रेड है उसमें खिंचाव आ जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। दैट मीन्स उसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब ये टेंशन फोर्स क्यों डेवलप होता है उसको थोड़ा सा समझो। कहां होता है ये बात क्लियर है? वेनेवर रॉड, वायर, थ्रेड, रोप are pulled from both the ends, in that case tension appears in them, ठीक है। उनमें टेंशन आ जाएगा, समझना। जैसे मैं बात करूं इस थ्रेड की, इसके साथ एक हैवी ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो ब्लॉक है इसके वेट के कारण ये नीचे आना चाहेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये पूरे थ्रेड को पुल कर देगा, खींच देगा। तो एक्चुअल में ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को अटैच करो, ठीक है। ब्लॉक को जैसे ही छोड़ोगे वैसे क्या होगा, ब्लॉक नीचे आएगा और स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन इस थ्रेड या रोप के साथ ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है, इसमें एक्सटेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। आप सिर्फ उसको एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो कि कितना एक्सटेंशन है, ठीक है। बट एक्सटेंशन दोनों में होता है, मतलब ये थ्रेड जो है ये भी इस वक्त खींचा हुआ है, ठीक है। अब थ्रेड खींचा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो थ्रेड के एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले गए होंगे, समझ रहे हो ना। बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन थ्रेड के अंदर के एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक। अब मैं उन एटम्स के फॉर्म में इस पूरे प्रॉब्लम को विजुलाइज करूं, समझ रहे ना ध्यान से। सबसे ऊपर में बना रहा हूं रूफ का एटम, जिस एटम के साथ ये रोप अटैच्ड है, ठीक है। बहुत सारे एटम्स होंगे, मैं एक ही एटम की बात कर रहा हूं। इस एटम के साथ ये थ्रेड या रोप अटैच्ड है। उसके बाद मैं थ्रेड के एटम्स बना रहा हूं, ठीक है। ये थ्रेड का एटम, पहला एटम, फिर दूसरा, तीसरा, कई सारे होंगे, बट अभी हम सिर्फ कुछ एटम्स पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये है ब्लॉक का एटम जिसके साथ थ्रेड अटैच्ड, ठीक है।
अब समझना ये एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं फोर्स बिटवीन रोप एंड ब्लॉक। ब्लॉक और रोप एक दूसरे पर किधर फोर्स लगाएंगे, इसको जरा ध्यान से समझो। तो ब्लॉक और रोप की बात करो तो ये ब्लॉक का एटम है और इससे रोप का एटम जुड़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये थ्रेड खिंच गया है, खींचने के कारण सारे एटम एक दूसरे से दूर चले गए। दूर जाने के कारण कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन है। आप मुझे बताओ थ्रेड ब्लॉक को किस तरफ फोर्स लगाएगा? थ्रेड ऊपर है, ये थ्रेड का एटम है, ये ब्लॉक का एटम है, तो ये एटम ब्लॉक पर किधर फोर्स लगाएगा बताओ, ऊपर की तरफ या नीचे? अट्रैक्शन है तो ये एटम इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो थ्रेड जो है वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है। इसके अपोजिट जो थ्रेड है उस पर ब्लॉक किधर फोर्स लगाएगा, तो ब्लॉक का एटम भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस वेट ये नीचे आया और इसने थ्रेड को अपनी तरफ खींचा है। तो ये थ्रेड को नीचे खींच रहा है और थ्रेड इस ब्लॉक को किधर खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच। समझ गया या नहीं? तो जिस फोर्स से ये एक दूसरे को खींच रहे हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। मतलब जहां भी कांटेक्ट है वहां टेंशन आ गया। तो ब्लॉक टेंशन फोर्स नीचे लगा रहा है थ्रेड पर और थ्रेड टेंशन फोर्स ऊपर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं रूफ और रोप के बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, रूफ और रोप, राइट? तो जहां भी कांटेक्ट हो रहा है वहां के एटम्स की बात करो। हाँ हाँ बोलो। देखो समझो इस चीज को, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कैंसिल नहीं हो सकते हैं। फोर्स तब कैंसिल होते हैं जब एक ही पार्टिकल पर दो फोर्स लगे इक्वल और अपोजिट। ये ब्लॉक थ्रेड पर फोर्स लगा रहा है और थ्रेड ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो ना? तो दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? टेंशन फोर्स जो लगा वो एक दूसरे के बीच में लग रहा है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, थ्रेड और ब्लॉक। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट पर जो दो अपोजिट फोर्स लगते हैं वो कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, अगर आप थ्रेड को और ब्लॉक को एज ए कंबाइंड सिस्टम लो उस केस में ये कैंसिल हो जाए। ठीक, क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। टेंशन और रूफ के बीच में कैसे फोर्स लगेगा? तो अगेन ये एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, दूर होने के कारण अट्रैक्शन। तो बोलो थ्रेड रूफ पर किधर फोर्स लगाएगा? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये रूफ को नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और रूफ थ्रेड पर किधर फोर्स लगाएगी? तो रूफ का एटम थ्रेड के एटम को अपनी तरफ खींचेगा। तो थ्रेड पर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। समझ गए? तो इन दोनों के बीच में टेंशन, सिर्फ टेंशन कांटेक्ट पॉइंट पे नहीं है, इस थ्रेड में हर जगह टेंशन है। आप जरा थोड़ा सा सोचो, इन एटम्स के बीच में भी आपस में फोर्स होगा या नहीं? ये एटम नीचे वाले एटम को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे इनके बीच में भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सिस्टम में ब्लॉक बिकॉज ऑफ वेट नीचे जाना चाहेगा जिससे थ्रेड को खींच देगा, तो टेंशन थ्रेड के हर पॉइंट पर आ जाएगा। देखो पूरे थ्रेड में टेंशन होगा, तनाव होगा, खिंचाव होगा। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो लूज हो या रिलैक्स्ड पोजीशन में हो। पूरा थ्रेड स्ट्रेस्ड कंडीशन में, तो हर जगह टेंशन होगा। ठीक है, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट पर किस तरह से टेंशन फोर्स लगाता है वो हमने देख लिया। सीधा सा तरीका है कि आप सिचुएशन को देखो, खिंचाव है तो एटम्स दूर चले जाएंगे। ठीक है, और जिन पर भी फोर्स कंसीडर करना है उनके एटम्स को कंसीडर करो और फोर्स की बात करो।
जैसे मैंने ब्लॉक और थ्रेड की बात की, ये ब्लॉक का एटम और ये थ्रेड का एटम एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाएंगे, ये देखिए थ्रेड और रूफ। समझ गए ना इस चीज को? कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, टेंशन फोर्स को। दो ब्लॉक है, they are connected with common thread. Block number 2 is being pulled by an external force, right? आपको बताना है कि इसमें टेंशन होगा या नहीं थ्रेड में, और अगर टेंशन है, राइट, तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर जो टेंशन फोर्स लग रहे होंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। If there is tension in the thread or rope, then what is direction of this tension force on block 1 and on block 2? Block 1 और block 2 पर rope किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये बताना। तो टेंशन फोर्स बताना है दोनों ब्लॉक पर। तो बिकॉज ऑफ फोर्स, सीधी सी बात है, जब ये खींचोगे आप तो इस जो स्ट्रिंग है, रोप है, उसमें टेंशन आ जाएगा, मतलब खिंचाव आ जाएगा, एटम्स दूर चले जाएंगे। ब्लॉक 1 की बात करूं तो ये ब्लॉक 1 है, ये उसका एटम है और ये थ्रेड का एटम है, दोनों आपस में जुड़े हुए। बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ये दूर चले गए, दूर जाने के कारण अट्रैक्शन होगा, तो रोप ब्लॉक 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ब्लॉक 1 पर टेंशन इस तरफ लगेगी और ब्लॉक 1 रोप को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक 2 की बात करें तो ये ब्लॉक 2 है, ये उसका एटम और ये थ्रेड का एटम, तो अट्रैक्शन होगा, तो थ्रेड ब्लॉक 2 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये टेंशन की डायरेक्शन होगी। ऐसे ही ब्लॉक 2 जो है वो थ्रेड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये टेंशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ केसेस ले सकते हैं। दो थ्रेड है, इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। एक थ्रेड था तो टेंशन सेम लिया था, दो थ्रेड है तो टेंशन अलग अलग, दोनों में अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। आपको टेंशन फोर्स बना के बताना है एरो के साथ कि ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी पर टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करें। पहले ब्लॉक ए की क्वेश्चन क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय रोप ऑन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय रोप। तो पहले मैं ऊपर वाली रोप की बात करता हूं, ठीक है, ब्लॉक ए के ऊपर वाली रोप। तो ये ब्लॉक ए का एटम और ये ऊपर वाली रोप का एटम, खिंचाव होगा, दूर चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन वुड बी देयर। तो रोप इस ब्लॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचेगी, किस तो मैंने T1 कहा, तो रोप ने ब्लॉक को ऊपर खींचा है। इसी तरह से नीचे भी इसके एक रोप है और नीचे की रोप में भी खिंचाव है, तनाव है, ठीक है। उसकी बात करें तो ये इसका एक एटम नीचे वाली रोप से जुड़ा हुआ है। रोप ने कितना फोर्स लगाया मुझे वो जानना है, राइट। तो रोप और ब्लॉक के एटम दूर है तो अट्रैक्शन होगा, रोप इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, किस फोर्स से, इट इज T2, नीचे का टेंशन T2 है। ऊपर वाले थ्रेड ने T1 टेंशन ऊपर लगाया, नीचे वाले ने T2 नीचे लगाया। अब ब्लॉक बी की बात करें, ये ब्लॉक बी का एटम है और ऊपर जो थ्रेड है ये उसका एटम, अट्रैक्शन होगा, थ्रेड ब्लॉक बी पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ऊपर, दैट इज T2, ठीक है।
तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है कि हमें टेंशन फोर्स की डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत हैवी रोप है, हैवी रोप है या हैवी रॉड ले लो, जो भी है, हैवी रोप, इसको हमने इस तरह से रूफ से लटका दिया। ठीक है, अब रोप के मैं दो हिस्से कर रहा हूं। ठीक है, एक हिस्सा है अपर हाफ और एक हिस्सा है लोअर हाफ। तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ के दो हिस्से इमेजिन कर रहा हूं। ये दोनों हिस्से एक दूसरे पर टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बताना है। टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय लोअर हाफ एंड अपर हाफ ऑन ईच अदर। देखो, बिकॉज ऑफ वेट, वेट इसको नीचे खींचेगा, तो खींचने के कारण इस पूरी रॉड में या रोप में खिंचाव आ जाएगा, दैट इज एटम्स दूर चले जाएंगे। अब हमें बात करनी है अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच में लगने वाले फोर्स। ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ, दोनों के एटम्स जहां पर कनेक्शन है, दूर जाने के कारण अट्रैक्शन होगा। समझना, लोअर हाफ अपर हाफ को अपनी तरफ खींचेगा, तो लोअर हाफ अपर हाफ को अपनी तरफ खींचेगा, तो अपर हाफ पर टेंशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ऐसे ही अपर हाफ जो है वो लोअर हाफ को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर जो टेंशन लगेगा वो ऊपर लगेगा। ठीक है, एक और बात बता दूं मैं, टेंशन सिर्फ यही नहीं है, हर पॉइंट पे है। आप कोई भी हिस्सा ले लो, दो हिस्से में बांट लो उसको, तो एटम्स के बीच में वहां पर फोर्स लगेगा, तो टेंशन थ्रू आउट रोप, पूरी रोप में टेंशन है। ठीक है, कोई एक पॉइंट पे टेंशन नहीं होता है। तो टेंशन फोर्स समझ गए। तो जहां भी रॉड, रोप, थ्रेड, वायर, इनका यूज हो रहा है और इन पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो खींचाव आएगा और वहां पे टेंशन फोर्स अपीयर हो जाएगा। राइट, तो एक तरह से टेंशन फोर्स किसके कारण आ रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, एटम्स का जो सेपरेशन है वो बढ़ना। सेपरेशन बढ़ेगा तो इंटर एटॉमिक फोर्स डेवलप होगा और उसी को हम टेंशन कहते हैं। राइट, नेक्स्ट, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और कांटेक्ट फोर्स में दो तरह के फोर्स होते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। एक एक करके बात करेंगे। पहले तो समझ लें व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। सीधा सा मतलब है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तब उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स are in contact with each other, two objects are in contact with each other, then force applicable between them is called contact force, is called contact force. ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, समझना,
तरह के फोर्स कहां लगेंगे? देखो, एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो कि एक बॉक्स है, हेवी बॉक्स, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया ये बॉक्स और एक ग्राउंड। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है या नहीं? दोनों के बीच में कांटेक्ट है। तो जहां भी कांटेक्ट होगा वहां कांटेक्ट फोर्स लगेगा। उसका एक टाइप है नॉर्मल। कैसे फोर्स लगेगा ध्यान से समझना, ठीक है। बॉक्स का वेट इसको नीचे खींचेगा, तो बिकॉज ऑफ वेट क्या ये ग्राउंड को कंप्रेस नहीं करेगा? जिसका वेट है ये ग्राउंड को नीचे दबाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पर कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन का मतलब क्या है? वहां के एटम्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, ठीक है। पिछले केस में क्या हो रहा था? खिंचाव हो रहा था, एटम्स दूर जा रहे थे। यहां पे उल्टा हो रहा है, वेट के कारण दबाव पड़ेगा जहां भी कांटेक्ट है, और उस दबाव के कारण क्या होगा? एटम्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा, राइट। ये बॉक्स थोड़ा ऊपर बना रहा हूं सो दैट हम फोर्स को दिखा सकें, ठीक है। दोनों के एटम्स को बना लें, ये बॉक्स के एटम और ये ग्राउंड के एटम। तो दबाव के कारण क्या हो गया? दबाव के कारण एक दूसरे के पास में आ गए हैं, कंप्रेशन हो गया। और याद करो, जब भी एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो फोर्स किधर लगाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, रिपेल करते हैं, समझना। बॉक्स पर ये एटम्स किधर फोर्स लगाएंगे? रिपल्शन। तो ग्राउंड बॉक्स के एटम को रिपेल करेगा, मतलब पुश करेगा, धकाएगा। बिकॉज ऑफ ग्राउंड बॉक्स पे फोर्स ऊपर लग रहा है और बॉक्स ग्राउंड पे फोर्स किधर लगाएगा? तो ये एटम्स रिपेल करेंगे, तो इनका रिपल्शन नीचे हो, ठीक है। तो ये फोर्सेस है, कई सारे एटम्स हैं, तो इनके रिजल्टेंट फोर्स को हम एक नाम दे देते हैं। और वो फोर्स किधर लगेगा? सीधी सी बात है, ऊपर ही लगेगा। तो बॉक्स पर रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज ऑफ ग्राउंड ऊपर लग रहा है, ऐसे ग्राउंड पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नीचे लगेगा। समझना इस फोर्स की खासियत क्या है। दिस फोर्स इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये सरफेस है जहां पे इनके बीच में कांटेक्ट हुआ है, प्लेन सरफेस, उस प्लेन के नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो जहां भी दो सरफेस का कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स ग्राउंड ऊपर लगाएगा और ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एक लाइन, whenever two objects are in contact, two objects are in contact, then compression develops in the region of contact. Compression develops in the region of contact. Because of that, a force operates between them. Because of that, a force operates between them, which is normal to contact surface. Which is normal to contact surface.
ठीक ठीक। देखो पहले एग्जांपल में ब्लॉक और वेज के बीच में नॉर्मल फोर्स बताना है, सेकंड एग्जांपल में, ठीक है, 3 ब्लॉक है, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स, थर्ड ये 2 ब्लॉक ग्राउंड पे रखें, 1 और 2, समझना ध्यान से, 2 पर हम बाहर से इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स भी बताना है, कांटेक्ट तो है, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स 1 2 2 3 इधर फोर्स, और ब्लॉक और वेज के बीच में फोर्स, ठीक है, दोनों ही फोर्स बताना है, एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो तीनों प्रॉब्लम में हम एक एक करके देखते हैं। नॉर्मल फोर्स, याद रखना, नॉर्मल फोर्स इज नॉर्मल टू कांटेक्ट सरफेस, तो कांटेक्ट सरफेस को आइडेंटिफाई करो, तो ये है कांटेक्ट, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। रिमेंबर दिस थिंग, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, पुल खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्शन, एंड नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स, रिपल्शन होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करनी है, तो एटम्स को बनाना अगर तकलीफ हो रही है, इसका ये एटम है और इसका ये, कंप्रेशन के कारण पास आ गए तो रिपेल करेंगे, तो इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक को इस तरफ पुश करेगा, इंक्लाइंड प्लेन ने ब्लॉक को इधर पुश किया और ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन को इस तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल टू कांटेक्ट सरफेस, पुशिंग फोर्स लगेगा। ऐसे इनकी बात करें 1 2 3, ठीक है। वन और 2 के बीच की बात करें तो ये कांटेक्ट सरफेस है उनके बीच का, ठीक है, इस तरह से कांटेक्ट हुआ है, एटम्स बनाओ, कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन, और कंप्रेशन के कारण क्या होगा, रिपल्शन, तो 2 1 को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ और 1 2 को रिपेल करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, इनफैक्ट इसके नीचे ही ले लेते हैं हम, ठीक है, 2 के नीचे 3 है, इनके बीच की बात करें, इनके एटम्स बनाओ, ये कांटेक्ट सरफेस, रिपल्शन होगा, तो 3 2 को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, फोर्स को अब मैं N1 ले लेता हूं क्योंकि उसको N क्या आता है, ऐसे 2 3 को रिपेल करेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। ऊपर वाले ब्लॉक पर तो एक ही फोर्स लग रहा है N, इस पर 2 फोर्स लगेंगे, दोनों नॉर्मल अपोजिट, और इस पर नीचे की तरफ नॉर्मल लगेगा। और तीसरा केस देखें, 1 और 2, 1 और 2 को आपने पुश किया इस तरफ, तो बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इसको पुश करोगे, बिकॉज ऑफ दैट कांटेक्ट, वहां पर ब्लॉक्स के बीच में कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब एटम्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, स्क्वीजिंग होगी, ठीक है। तो एटम्स पास में आ गए, कांटेक्ट सरफेस बनाओ, तो ये है कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन होगा जिसमें इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा और उसके नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए, राइट। एटम्स बना लो, तो ये एटम्स एक दूसरे के पास में आ गए बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, तो 2 1 को रिपेल करेगा इस तरफ और 1 2 को रिपेल करेगा इस तरफ,
ठीक है, और आप समझ सकते हो कि हमने तो 2 को पुश किया है, तो 1 आगे क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है 2, जो कि 1 को आगे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स। ठीक है,